जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका पंजाब स्टडी विद अभिषेक में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जबकि गत वर्षों के आए हुए प्रश्न है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन किससे संबंधित है? अधिकारों के, इसमें आपका ऑप्शन है कानूनी सिद्धांत से, या बी नैसर्गिक सिद्धांत से, या सी आदर्शवादी सिद्धांत से, या डी ऐतिहासिक सिद्धांत से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नैसर्गिक सिद्धांत से। यानी कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, और वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागू किया गया है। यह कथन जो आपके नैसर्गिक सिद्धांत के अधिकारों के संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है बल्कि अनिवार्य है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लास्की, या बी R.H. सोल्टाउ, या बी सी आरेस्टानी, या डी G.D.H. कोल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आरेस्टानी। देखिए, आरेस्टानी का कहना है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि आवश्यक है। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके समर्थकों में आरेस्टानी, लास्की, ग्रीन, रूसो और मैकफरसन, ये सब विद्वान आते हैं। आपके राजनीतिक जो विचारक हैं, विद्वान हैं, ये आपके इसके समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक या अनुपूरक हैं, इसके समर्थन में समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लास्की, या बी मैकाइवर, या सी ग्रीन, या डी बोंदा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी T.H. ग्रीन। यानी कि स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष का समर्थन ग्रीन और बोसांके ने किया है। जबकि T.H. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट। व्यक्तिवादियों की नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हुए T.H. ग्रीन ने ही कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं होता है, बल्कि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं वरन पोषक होता, बल्कि पोषक होता है। यह आपके T.H. ग्रीन का मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं। समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा है? इस आपके ऑप्शन हैं ए आइवर जेनिंग्स, या बी डायसी, या सी लास्की, या डी मैकाइवर। तो इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी S.J. लास्की का है। यानी कि लास्की का कहना है कि समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। यह कथन जो आपके लास्की का है। और ध्यान रहे कि लास्की ने ही स्वतंत्रता एवं समानता को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में परिभाषित भी किया है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता एवं समानता को एक सिक्के के दो पहलू के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा लास्की है। लास्की के अनुसार समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लास्की, या बी पॉपर, या सी सीले, या डी बार्कर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बार्कर। यानी विधि और स्वतंत्रता में पारस्परिक संबंध पर विचार करते हुए बार्कर स्पष्ट करते हैं कि यदि विधि और स्वतंत्रता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में ही संघर्ष करने लगेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, यह कथन किसका है? इस आपके ऑप्शन हैं ए प्लेटो, या बी T.H. ग्रीन, या सी अरस्तु, या डी कोल। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी G.D.H. कोल का। यानी कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, यह कथन जो आपके G.D.H. कोल का है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी, यह किसने कहा है? इस आपके ऑप्शन हैं ए जेफरसन ने, या बी हॉब्स ने, या सी लास्की ने, या डी रूसो ने।
तो सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेफरसन ने। यानी ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। यह जो है आपके जेफरसन का कथन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जेफरसन ने कहा है कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय भी हमें स्वतंत्रता भी दी है। ये आपका अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेफरसन साहब। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लास्की का, या बी मिल का, या सी हॉब्स का, या डी बार्कर का। तो सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एस.जे. लास्की का। यानी अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन जो आपके एस.जे. लास्की का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जाता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लॉक को, या बी ऑस्टिन को, या सी पाउंड को, या डी ग्रोसियस को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑस्टिन को। यानी अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जो है जॉन ऑस्टिन को जाता है। और इसी सिद्धांत के अनुसार समस्त अधिकार कानून द्वारा सृजित होते हैं, यानी देखे जाते हैं और रक्षित किए जाते हैं। और प्राकृतिक अधिकार दैवीय अधिकार सही अर्थों में कानून नहीं है, क्योंकि इन्हें किसी संप्रभुता संपन्न व्यक्ति ने नहीं बनाया है। और ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु का आदेश ही कानून है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति यानी गिरोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बेंथम का कुछ नहीं, या बी सालमन का, या सी ऑगस्टाइन का, या डी कांट का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑगस्टाइन का। यानी कि यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति और गिरोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन जो आपके ऑगस्टाइन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए स्टेट्समैन का, या बी द लॉज का, या सी रिपब्लिक का, या डी लिबर्टी का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रिपब्लिक का। यानी प्लेटो ने अपनी जो है रिपब्लिक नामक पुस्तक में जो है न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। और प्लेटो की कृति द रिपब्लिक का वैकल्पिक शीर्षक जो है न्याय मीमांसा यानी कंसर्निंग जस्टिस है। और इसका मुख्य विवेच्य जो है विषय न्याय सिद्धांत है। परंतु प्लेटो ने न्याय की समस्या पर इतना विस्तृत विचार किया है कि इस कृति में ज्ञान की अनेक शाखाओं का समावेश हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती है जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। किसने कहा? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए आरेस्टानी, या बी बिलोबी, या सी मैकाइवर, या डी एस.जे. लास्की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एस.जे. लास्की। राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती है जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता का साथ न हो। यह कथन जो आपके एस.जे. लास्की का है। और इस संबंध में जी.डी.एस. कोल ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल भ्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटो द्वारा, या बी लॉक द्वारा, या सी मार्क्स द्वारा, या डी रॉल्स द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रॉल्स द्वारा। यानी न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत जो है आपके जॉन रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसी प्रक्रिया में और जॉन रॉल्स ने ही प्रक्रियात्मक न्याय और सामाजिक न्याय को मिला करके न्याय के व्यापक सिद्धांत की स्थापना का प्रयत्न भी किया है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह भी मत दिया है कि न्याय की अवधारणा औचित्य पर आधारित है, न कि उपयोगिता पर। इसका सार है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेक्यू का सत्ता की पृथकता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जवाबदेहता पर, या बी
पारदर्शिता पर, या सी कुशलता पर, या डी स्वतंत्रता पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता पर। यानी मानते हैं क्योंकि सत्ता की पृथकता का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से स्वतंत्रता पर बल देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए वितरणात्मक न्याय, या बी प्रत्ययात्मक न्याय, या सी सर्वसुलभ न्याय, या डी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। यानी जॉन रॉल्स ने जो है अपने न्याय सिद्धांत को जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दिया है। जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय पर 3 रूपों में चर्चा की है। पहला जो है आपका पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, दूसरा अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, और तीसरा है जो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय को व्यवहारिक मानकर न्याय सिद्धांत के आधार के रूप में उसकी व्याख्या की है। और जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत इसलिए शुद्ध प्रक्रियात्मक है क्योंकि इसमें केवल वितरण की प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय सिद्धांत के में उपयोगितावाद की निंदा की थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटो ने, या बी रॉल्स ने, या सी हायक ने, या डी मिल्टन ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रॉल्स ने। यानी जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या किया है, जिसमें उन्होंने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख किसी के अधिकार के उल्लंघन को स्वीकार किया गया है। अर्थात यदि एक व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन से अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलता है तो वह उचित है, जबकि जॉन रॉल्स ने वंचित व्यक्ति को अधिकतम सुविधाएं देने की बात की है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने न्याय के अधिकारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन रॉल्स, या बी माइकल ओकसाट, या सी रॉबर्ट नॉजिक, या डी माइकल वाल्जर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने जो है न्याय के अधिकारिता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने पुस्तक जो है एनार्की स्टेट एंड यूथोपिया जो 1974 में प्रकाशित हुई थी इसमें किया है। और रॉबर्ट नॉजिक ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए आत्मस्वामित्व के सिद्धांत के आधार पर न्याय का सिद्धांत दिया है। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट नॉजिक का मानना है कि विद्यमान व्यवस्था में जिस वस्तु का स्वामी है उस वस्तु को उसकी सहमति के अभाव से किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, और इसी सिद्धांत को न्याय का हकदारी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजनीतिक दार्शनिक ने न्याय के तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया है? इसमें के ऑप्शंस हैं ए जॉन रॉल्स, या बी गेराल्ड कोहेन, या सी सुनील खिलनानी, या डी अमर्त्य सेन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। यानी कि किस राजनीतिक दार्शनिक ने न्याय के तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया था? या आपके अमर्त्य सेन ने दिया था। अमर्त्य सेन ने जो है तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया, और अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक जो है इनइक्वलिटी रीएक्समिनेड और डेवलपमेंट एंड फ्रीडम में जो है न्याय के रॉल्सवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं, और सेन न्याय के अपने दृष्टिकोण को सामर्थ्य आधारित दृष्टिकोण मानते हैं। और अमर्त्य सेन का मुख्य तर्क यही है कि सामर्थ्य ही असली स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट नॉजिक, या बी जॉन रॉल्स, या सी एफ.ए. हेयक, या डी एंटोनियो ग्राम्सी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जॉन रॉल्स। यानी कि जॉन रॉल्स ने जो है स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने के लिए सराहनीय सिद्धांत को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है? इसमें क्या ऑप्शंस हैं ए समान न्याय का सिद्धांत, या बी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, या सी भेदमूलक सिद्धांत, या डी
अवसर में उचित समानता का सिद्धांत। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समान न्याय का सिद्धांत, जो है आपके जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का भाग नहीं है। जॉन रॉल्स के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत विभेदों के नियम पर आधारित है और इसे रॉल्स द्वारा आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जॉन रॉल्स ने विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया ताकि उन्हें प्राथमिक वस्तुओं की प्रतिपूर्ति हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि स्वतंत्रता अर्थशासन का विलोम है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, लास्की, या बी, गार्नर, या सी, बार्कर, या डी, सीले। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सीले ने कहा था कि स्वतंत्रता जो अर्थशासन का विलोम है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, यह किसने कहा? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, जे.एस. मिल ने, या बी, लास्की ने, या सी, टी.एच. ग्रीन ने, या डी, जी.डी.एच. कोल ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जी.डी.एच. कोल ने जो है आपको राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना एक कल्पना कहा है। यह कथन जी.डी.एच. कोल का है। इनकी जी.डी.एच. कोल ने जो कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। अब इसी को दूसरे शब्दों में कहा है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है और राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके आसपास उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसके जो बेसिक नीड है, अगर वो पूरा करने के लिए वो सक्षम है, तब तो वो समाज के अन्य समाज के जो अन्य गतिविधियां उसमें भाग लेगा। अगर उसके अपनी बेसिक चीज़ नहीं पूर्ण होती हैं तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में भी प्रतिभाग नहीं लेगा वो। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट नाजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया जिसका मुख्य लक्षण है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, विशेषाधिकार, या बी, हित, या सी, वर्गों के निकृष्टतम को प्राथमिकता, या डी, हकदारी। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हकदारी जो है आपके रॉबर्ट नाजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाने के लिए के प्रमुख लक्षण है। ये रॉबर्ट नाजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया जिसका प्रमुख लक्षण हकदारी है। रॉबर्ट नाजिक अपने न्याय के हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत को यह मानकर चलता है कि प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, माइकल वाल्जर, या बी, जयपाल सात्र, या सी, रॉबर्ट नाजिक, या डी, एंटोनियो ग्राम्सी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, माइकल वाल्जर। माइकल वाल्जर विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। माइकल वाल्जर का विश्वास है कि जटिल समानता का सिद्धांत जो है आपके सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। आपके माइकल वाल्जर ने न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि है। यहाँ से देखिए एक प्रश्न और बनता है कि न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधि कौन है? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा माइकल वाल्जर। और वाल्जर ने जो है सरल समानता और जटिल समानता में अंतर करते हुए यह भी तर्क दिया है कि समकालीन समाज में न्याय के प्रवर्तन के लिए जटिल समानता के सिद्धांत को अपनाना होगा। यानी कि सरल समानता सब सामाजिक वस्तुओं को सब लोगों में बराबर बांट देने की मांग करती है और यह नियम आदिम समाज के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन आज की जटिल परिस्थितियों में जटिल समानता का सिद्धांत ही उपयुक्त होगा। और जटिल समानता का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए बनी हैं और न्याय का उद्देश्य इस वितरण के तर्कसंगत आधार का पता लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तरह के संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, राजनीतिक संप्रभुता, या बी,
कानूनी संप्रभुता, या सी जन संप्रभुता, या डी नाम मात्र की संप्रभुता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जन संप्रभुता, यानी कि जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है, जिसे इसमें लोकप्रिय पॉपुलर संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है इस संप्रभुता को। और जीन जैक्स रूसो ने इस अवधारणा का प्रथम समर्थन किया और जीन जैक्स रूसो के अनुसार प्रत्येक नागरिक संप्रभुता का स्वामी और सेवक दोनों है, और इस आधार पर उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए सुपर एनस, या बी सोवियन, या सी इम्पीरियम, या डी सोवियस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुपर एनस, जो है संप्रभुता का मूल शब्द है। लेकिन संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची शब्द जो है सॉवरेंटी है, यानी सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द जो है सुपर प्लस एनस से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जयाबोदा ने अपने पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ ए कॉमनवील राज्य पर 6 निबंध में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए जन संप्रभुता, या बी विधिक संप्रभुता, या सी वास्तविक संप्रभुता, या डी राजनीतिक संप्रभुता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विधिक संप्रभुता। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है उसे विधिक संप्रभुता कहा जाता है। और विधिक और वास्तविक संप्रभुता का विभाजन जो है डी ज्यूरे और डी फैक्टो के में किया गया है। डी ज्यूरे से मतलब यह है कि यह संप्रभुता का प्रयोग करता है, और डी फैक्टो का संबंध इससे है कि जिसमें संप्रभुता निहित रहती है। यानी किसी भी देश में क्रांति या बालात सत्ता परिवर्तन के दौरान इन दोनों के मध्य भेद कर पाना कठिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अविभाज्यता, या बी अस्थायी, या सी निरपेक्षता, या डी व्यापक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अस्थायी, यानी कि राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को और राज्य में विद्यमान प्रत्येक संघ या समुदाय पर संप्रभु द्वारा निर्मित कानून बाध्यकारी है, और इसी के अंतर्गत अविभाज्यता, निरपेक्षता, व्यापक को शामिल किया जाता है। और संप्रभुता के जो विशेषताएं हैं वो आपके व्यापकता, निरपेक्षता, अविभाज्यता और स्वामित्व। और अस्थायी होना संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए बहुराष्ट्रीय निगम, या बी अंतर सरकारी संगठन, या सी गैर सरकारी संगठन, या डी नामन विकारी या एनामिक दबाव समूह। सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नामन विकारी एनामिक दबाव समूह, जो है आपके राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया गया है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? इस सबके ऑप्शन हैं ए सुप्रीम, या बी स्टैट्यूट, या सी सोवियत, या डी सुप्रेनस यानी सुपर एनस। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुप्रेनस यानी कि सुपर एनस से आपका बना है, निकला है ये संप्रभुता शब्द जो आपके लैटिन भाषा के। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।